हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो हमने HP टेट जून 25 के लिए जो अपनी प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, आई होप आपने जो भी मैंने पहले जो पार्ट्स अपलोड करे हैं वो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर चैनल पे विज़िट कीजिए, ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो ये आपका मॉक टेस्ट है जो मैंने रिसेंटली पहले आपके साथ शेयर करा था, जिसमें मैंने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और आपका मैथ्स करा था। वैसा ही ये आपका मॉक टेस्ट है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट है आपका। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, देखो फ़िज़िक्स के करेंगे हम। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे अपना, इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉलिंग अ पर्सन getting down from a moving bus can be explained on the basis of कि कोई पर्सन बस से क्या मूविंग बस से गिर रहा है। कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, किस लॉ के बेस पे हम उसको बता रहे हैं कि किस लॉ पे, कि जैसे बस मूव कर रही हो, मूविंग बस है हमारे पास। ठीक है, मूविंग बस है, आगे की तरफ जा रही है, तो अगर आप उससे फॉल करोगे तो आप भी आगे की तरफ जाओगे। तो ये किसकी वजह से होता है, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्योंकि जो हमारा कॉन्टेक्ट था वो बस के साथ था, तो बस मोशन में थी, तो हमारी बॉडी भी फर्स्ट इनिशियल फेस में मोशन में रहने की ट्राई करती है, दैट्स वाई वो आगे की तरफ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, इन अ फुटबॉल एंड स्टोन ऑफ अ सेम साइज द इनर्शिया ऑफ, कि जो फुटबॉल और स्टोन है उसका सेम साइज़ है। ठीक है, लाइक फुटबॉल इतना है, उसके बाद स्टोन भी इतना ही है, सेम साइज़ का है। द इनर्शिया ऑफ फुटबॉल इज़ ग्रेटर, बोथ इज़ इक्वल, स्टोन इज़ ग्रेटर, नॉन ऑफ। तो अगर हम बात करें इनर्शिया की, ठीक है, किसकी बात करूँ मैं, इनर्शिया की, तो जो इनर्शिया हमारे पास टर्म होती है ये डिपेंड करती है सिर्फ़ और सिर्फ मास के ऊपर। ठीक है, जो हमारी इनर्शिया टर्म है ये डिपेंड करती है सिर्फ़ और सिर्फ मास के ऊपर। तो जितना मास होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास इनर्शिया। अब जो स्टोन है और जो फुटबॉल है दोनों ही सेम साइज़ के हैं। अगर साइज़ सेम है तो हम क्या कंसिडर करेंगे, उनका मास भी सेम है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, बोथ इज़ इक्वल, कि दोनों में जो हमारे पास, अगर मैं बात करूँ इनर्शिया, वो क्या होगा, दोनों में बोथ इज़ इक्वल आएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए मास 60 kg इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़। हमें मोमेंटम फाइंड करना है, मास भी दे रखा है और स्पीड यानी कि वेलोसिटी भी दे रखी है। देखो एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर मैंने ये जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ आपके साथ, एक मॉक टेस्ट ऐसा लास्ट जो आपका पेपर हुआ है नवंबर 24 का, वहाँ पे मैंने प्रोवाइड करवाया था। तो इसी में से मैथ सेशन में, केमिस्ट्री सेशन में और आपके फिज़िक्स सेक्शन में 7 to 8 क्वेश्चन देखने को मिले थे। वैसा ही मिलता जुलता आपका मॉक टेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है। इसमें कई क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसके मैंने आपके थ्योरी लेक्चर्स नहीं लिए हैं, सब्जेक्ट में लेक्चर्स नहीं लिए हैं आपके। उसमें क्या है कि आपको मैंने बोला था कि जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन के साथ बता दूँगी, उसके लिए मैं अलग से आपके साथ लेक्चर्स जो है वो डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तो इसीलिए ये जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन अपना। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि मास जो है 60 kg दे रखा है और जो वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकंड दे रखी है। दोनों ही ऐसे ही सिस्टम है, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं मोमेंटम की बात करूँ, वो हमारे पास सिंपली मास इंटू में वेलोसिटी होता है, दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 6 से क्या होता है हमारे पास 150। ठीक है, 150 होता है, 25 को 6 से करेंगे और उसके बाद एक ज़ीरो और आ जाएगी, 1500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो देखो 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड तो है, यहाँ पे 150 है, ये ऑप्शन है, इसका आंसर है नन ऑफ द अबव।
तो नन ऑफ द अबव भी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, ठीक है। चाहे आपने सही करा, आपको लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, तो कई बार नन ऑफ द मतलब कि 100 में से 1 या 2% चांस होते हैं कि कई बार जो आंसर है नन ऑफ द अबव होता है। तो यहाँ पे भी नन ऑफ द अबव है। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 150, और एक और जीरो आ जाएगी तो 1500 आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। वो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या रहेगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, नॉट ग्रेविटी, ठीक है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे पास एक होता है जी और एक होती है हमारे पास ग्रेविटी। ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू है वो सेम है क्योंकि ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या है, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी एवरीवेयर। इसीलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोला जाता है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोला जाता है। इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें 9 पॉइंट में 91 इंटू में 10⁻³ समथिंग इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, पर यहाँ तो सेम यही होता है, ये इसकी वैल्यू होती है। इसकी ऐसे यूनिट के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए जो फोर्स है वो किसके इक्वल होती है, G(m)/r²। तो यहाँ से हमें G निकालना है, तो G को यहीं रहने दो, इज़ इक्वल टू में F आ जाएगा, r² दूसरी तरफ चला जाएगा, m और m एज इट इज़ रह गया आपके पास। तो ये जो फोर्स है इसकी यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, और 2 मास है किलोग्राम है, पर इन्वर्स में आ जाएगा। तो ये आपकी ऐसा यूनिट आ जाएगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो हमारे पास उसकी वैल्यू है वो क्या है, पहला दे रखा है डिफरेंट एट ऑल प्लेसेस ऑफ अर्थ। तो ये तो नहीं हो सकता है, हमें चाहिए सेम, ठीक है, हमें क्या चाहिए सेम। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सेम एट ऑल प्लैनेट्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है सेम एट ऑल प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। तो यही है इसका, डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस नो, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, if mass and radius of the earth are both changed to half, the value of gravitational acceleration g is okay। कि जो मास है और जो अर्थ की रेडियस है दोनों को हाफ चेंज कर दिया जाए तो जो वैल्यू है ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो क्या होगी। पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो g होती है वो किसके इक्वल होती है। तो g हमारे पास होती है G(m)/r²। ये होती है वैल्यू। जो वैल्यू जो सॉल्व करके आती है वो आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये तो g रहेगा। मास को क्या कर दिया, मास को क्या कर दिया हाफ, तो m/2 आ जाएगा यहाँ पे। और रेडियस को भी कर दिया हाफ, तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, इसका जो 2 का स्क्वायर होगा ना, 4 ऊपर चला जाएगा, 2 1s 2। तो यानी कि क्या बन गई 2 टाइम्स G(m)/r²। तो 9.8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है हमारे पास, ये बनेगा इसका राइट आंसर 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो ग्रेविटेशनल चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जी और स्मॉल जी है, इनका आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने इसके ग्रेविटी के ट्राई करें, आप वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन वो आपके साथ शेयर कर पाऊँ मैं, ठीक है। तो वही सारे क्वेश्चंस हैं, इनमें से पक्का आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा पेपर में फाइनल में देखने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी मैक्सिमम। कि जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, ऑन द इक्वेटर, इनसाइड अ डीप माइन, ऑन द पोल्स एंड ऑन अ हाई पीक। देखो अभी जो हमारा वेट होता है, अगर मैं बात करूँ अर्थ को कुछ हम ऐसे कंसिडर करते हैं, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा पोल है। तो जो वेट है वो हमारी ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज वेट इज़ इक्वल टू mg, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ग्रेविटी का फॉर्मूला अभी देखा हमने क्या होता है, G(m)/r², ठीक है। डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है, डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है, यहाँ पे डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है, विच मीन्स जी की वैल्यू ग्रेटर होगी अगर डिस्टेंस कम होगा। तो डिस्टेंस कम कहाँ पे है, पोल पे। तो डिस्टेंस अगर पोल पे कम है वहाँ पे ग्रेविटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो उसने मैक्सिमम ही पूछी थी कि मैक्सिमम कहाँ पे होगी ग्रेविटी। तो
सॉरी वेट पूछा था, वेट एन ऑब्जेक्ट विल बी मैक्सिमम ऑन द पोल ऑफ द अर्थ। अगर ग्रेविटी पूछता वो भी पोल ऑफ द अर्थ पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा यूनिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये ऐसा यूनिट का भी आपके पास। तो यहाँ पे क्या बोला गया, पास्कल इज़ द ऐसे यूनिट ऑफ। तो ये जो पास्कल है ये किसकी ऐसे यूनिट होती है, ये हमारे पास पास्कल ऐसे यूनिट होती है हमारे पास प्रेशर की। किसकी होती है, प्रेशर की। थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट एक तरह से हमारी परपेंडिकुलर फोर्स है, तो इसकी यूनिट आती है हमारे पास न्यूटन। वेट है, वेट की भी फोर्स ही होती है एक तरह से, इसकी यूनिट आती है न्यूटन। डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो इसकी यूनिट निकालेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है इसकी यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटमॉस्फेयर इज़ हेल्ड टू द अर्थ बाय, कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ऐसे ऐसे ऐसे, ये द एटमॉस्फेयर इज़ हेल्ड टू द अर्थ बाय, किस वजह से हेल्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, क्लाउड्स या विंड या ग्रेविटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ग्रेविटी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वर्क डन इज़, वर्क डन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। तो इसका आंसर आप मेरे को करोगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये हमने यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ रखा है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करोगे। बहुत ही यूज़फुल फॉर्मूला है, इसका तो चैप्टर ही करा है हमने वर्क पावर एनर्जी, तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 1 किलोवाट और इज़ इक्वल टू। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 1 किलोवाट आर किसके इक्वल है। देखो किलोवाट ऐसा यूनिट नहीं है और ना ही आर हमारी ऐसा यूनिट है, तो ऐसा यूनिट क्या होगी हमारी किलोवाट की, वॉट, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर है टाइम की यूनिट, इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है सेकंड, तो कितने होते हैं इसमें 3600, तो 36 मल्टीप्लाई में 10⁵, तो ये तो शायद नहीं होगा ऑप्शन में। हाँ, तो 36 वाला एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, तो 3.6, क्योंकि 36 इंटू में 10⁵ आया ना, तो इसने यहाँ 6 कर दिया क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पर्सन हैज़ बीन स्टैंडिंग ऑन हिज प्लेस, अ पर्सन हैज़ बीन स्टैंडिंग, अ पर्सन, जस्ट गिव मी सेकेंड, हाँ, तो पर्सन हैज़ बीन स्टैंडिंग ऑन हिज प्लेस होल्डिंग अ सूटकेस। ठीक है, एक पर्सन है एक जगह खड़ा हुआ है, उसने सूटकेस को होल्ड करा हुआ है। ठीक है, ऑफ 10 kg फॉर 10 मिनट्स, एक जगह खड़ा हुआ है, उसने सूटकेस को हेल्ड करा है, तो उसका वर्क डन क्या होगा। वर्क डन का फॉर्मूला आप मेरे को बताओगे, उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट होगी तभी हमारी वर्क डन होगी, तो वो तो एक ही जगह खड़ा है ना, डिस्प्लेसमेंट कर ही नहीं रहा है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है तो वर्क डन क्या होगा उसका, ज़ीरो, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, फोर्स वेट कितना मर्जी हो, टाइम कितना मर्जी हो, अगर आप डिस्प्लेस नहीं हो रहे हो तो हमारा वर्क डन क्या रहेगा, ज़ीरो, ज़ीरो वर्क डन। लाइक हम अगर हम वॉल को पुश कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमारा वर्क डन बहुत मतलब ज़ीरो है, बेशक हम बहुत सारी फोर्स लगा रहे हैं, बट वो थोड़ा ना डिस्प्लेस हो रही है वॉल, तो डिस्प्लेस नहीं हो रही है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वर्क डन भी क्या होगा, ज़ीरो, ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कार इज़ मूविंग ऑन ए लेवल्ड रोड एंड गेट्स इट वेलोसिटी डबल, इन दिस प्रोसेस इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज़, कि कार जो है वो एक लेवल्ड रोड पे चल रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो डबल हो जाती है। तो अगर उसकी वेलोसिटी डबल हो जाती है तो इन दिस प्रोसेस इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो अगर हम बात करें ना, जब भी कोई चीज़ मूव करती है ना, मूविंग वाले केस में है, तो अगर एनर्जी की बात करें वहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आती है। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ऐसा केस है हमारे पास। ठीक है, लेट्स से कि टोटल एनर्जी 100 है, कोई बोले वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, किसी स्टेट पे काइनेटिक एनर्जी 50 है, विच मीन्स वहाँ पे पोटेंशियल भी 50 होगी। इन केस अगर काइनेटिक एनर्जी 60 है कहीं पे, तो पोटेंशियल एनर्जी 40 होगी हमारे पास। ठीक है, क्या होगी हमारे पास 40, तो विच मीन्स वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ½ mv², ½ mv², तो वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेट कर रही है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेट कर रही है, डबल करेंगे तो 2v करेंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज़ कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करेगी बाय 4 टाइम्स। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करेगी बाय 4 टाइम्स, ये इसका आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लॉन्गिट्यूनल वेव्स, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, लॉन्गिट्यूनल वेव्स की, एक मिनट। So in a longitudinal waves, the particle of medium oscillate perpendicular the direction of the propagation of wave to and fro in the direction of propagation of the wave at an angle of 45 to the direction of the propagation of the wave। देखो अगर हमारी waves इस तरफ चल रही है, waves हमारी इस तरफ चल रही है, मतलब इस तरफ को चल रही है, तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल, हमारे पास अगर जनरली हमने डिफ़ाइन करना हो वेव्स को, दो तरह के नेचर हम डिफ़ाइन करते हैं, एक हमारा ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, ट्रांसवर्स, और दूसरा होता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडनल। तो जो ट्रांसवर्स इन नेचर होता है उसमें क्या है कि जो अगर हमारी वेव्स ऐसे हैं तो हमारा जो मतलब वेव ऐसे प्रोपेगेट कर रहे हैं तो मीडियम ऊपर नीचे ऐसे परपेंडिकुलरली प्रोपेगेट करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में क्या है, जैसा हमारा मीडियम कर रहा है, जैसे वेव ऐसे की तरफ प्रोपेगेट कर रही है तो टू एंड फ्रो जो इसने बोला है 0 डिग्री, मतलब पैरेलल जिस एंगल में, ठीक है, जिस प्लेस में वेव प्रोपेगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में हमारा मीडियम के पार्टिकल भी प्रोपेगेट करते हैं, जिसको हम टू एंड फ्रो मोशन बोल देते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल में टू एंड फ्रो वाला है जो हमारे पास, वो राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, अगर एंगल पूछते तो 0 डिग्री, और इसी तरह ट्रांसवर्स का पूछते तो उसका 90 डिग्री होता, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास वन ट्यूनिंग फॉक्स कंप्लीट 1000 revolution in 5 सेकेंड, इट्स फ्रीक्वेंसी इज़, तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन में टाइम, ठीक है, अपॉन में टाइम। तो 5 1 5 2 0 0, तो हमारे पास 200 हर्ट्ज़ के आगे हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन में टाइम करके, तो 200 हर्ट्ज़ क्या आ जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। देखो यहाँ पे हमने, जैसे मैंने ज़्यादा क्वेश्चन वो नहीं लिए हैं वेव्स के कि मिराज क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, ये क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो वेव्स के क्वेश्चन डाले मैंने यहाँ पे ताकि आपको आइडिया लग सके कैसे कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने जहाँ थ्योरी क्लासेस लगाई हैं वहाँ पे आपको वो सारे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं वो हर कोई क्वेश्चन डिस्कस करा है। ये है कि अगर न्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे अप्रोच करोगे आप, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट एंड ट्रफ, जो डिस्टेंस दे रखा है क्रस्ट और ट्रफ में ऑफ अ वेव इज़ 50 सेंटीमीटर, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज़। अब देखो क्रस्ट एंड ट्रफ क्या होता है हमारे पास, देखो ऐसे अगर हम वेव्स को बनाऊँ मैं ऐसे करके, ऐसे ऐसे, तो ये हमारी क्रस्ट है, ये हमारी ट्रफ है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें है ना, क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिफरेंस जो है वो 50 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, कितना दे रखा है हमें 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास जो वेवलेंथ होती है, दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस होता है या फिर ट्रफ के बीच के डिस्टेंस होता है। देखो अगर ये 50 है, यहाँ से यहाँ तक 50 है, विच मीन्स ये 25 होगा, क्योंकि जितना एरिया क्रस्ट लेती है उतना ही ट्रफ लेती है। तो ये 25, ये 25, ये भी 25 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 25 25 25 ऐसे होगा, तभी यहाँ तक 50 हुआ है, यहाँ तक 50 हो, यहाँ भी 25 हो गया, यहाँ पे भी 25 हो गया। तो ये टोटल क्रस्ट और क्रस्ट के बीच का अगर हम डिस्टेंस निकालें तो वो कितना आएगा 125 सेंटीमीटर, इतना ही आना चाहिए 125 सेंटीमीटर। अच्छा, सो सॉरी फॉर दैट, नॉट क्रस्ट एंड ट्रफ, इसने दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट, तो दो क्रस्ट के बीच का ही डिस्टेंस दे रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में दे रखा है, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, जस्ट ये वेवलेंथ ही है, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 50 अपॉन में 100 करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा 0.50 मीटर, ये रहेगा, ठीक है। तो ये हमें वेवलेंथ ही दे रखी थी दो क्रस्ट के बीच की, ठीक है, ये वेवलेंथ ही है, तो हमें पता होना चाहिए था वेवलेंथ होती क्या है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो द मिनिमम डिस्टेंस फॉर प्रोड्यूसिंग इको इज़, इको को प्रोड्यूस करने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो कितना होता है हमारे पास 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू चेंज अ लाउड साउंड इनटू अ फीबल साउंड वी डिक्रीज़, कि एक लाउड साउंड है उसको फीबल साउंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या डिक्रीज़ करना पड़ता है, हमें क्या डिक्रीज़ करना पड़ता है, ठीक है, हमें क्या डिक्रीज़ करना पड़ता है वो देखना है हमें,
सो हम क्वेश्चन देख रहे थे, टू चेंज अ लाउड साउंड इनटू अ फीबल साउंड वी डिक्रीज इट्स, हम डिक्रीज़ करते हैं इसके एम्पलीट्यूड को, ठीक है, हम डिक्रीज़ करते हैं एम्पलीट्यूड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर वेरीज आर। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो जो चार्ज है उनके बीच की जो फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के फॉर्मूले से आती है, दैट इज़ एफ, यहाँ पे कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर रेसिप्रोकल में है, जब ऊपर जाएगा R-2, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है कि 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज मूव्ड अलोंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस हैविंग अ पोटेंशियल ऑफ ए -4 वोल्ट, द वर्क डन इज़, तो वर्क डन कितना होगा हमारे पास। तो देखो, जब भी आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस आता है, क्या है आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है ऐसा सरफेस जहाँ पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होती है। तो अगर पोटेंशियल सेम होती है तो उस सरफेस पे वर्क डन ज़ीरो होता है, उस सरफेस पे वर्क डन क्या होता है हमारे पास, ज़ीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड कॉन्स्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, कि जब करंट 1 एम्पियर होगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन में T। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, जो Q होता है वो NE के इक्वल होता है, T तो 1 हो गया, हमें निकालना है N, I की वैल्यू भी 1 होगी तो E आ जाएगा नीचे, E की वैल्यू कितनी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन में 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको जब भी हम सॉल्व करते हैं, हमने पहले भी बहुत बार ये क्वेश्चन सॉल्व करा है, तो -19 कूलम तो था हमारे पास 1 अपॉन में, तो पावर्स में इतना चेंज नहीं आएगा, 11 या 12, 18, 6.25 इंटू में 10⁻18। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो 1 अपॉन में R, तो वो होता है हमारे पास कंडक्टेंस। क्या होता है, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस की ऐसे यूनिट की बात करूँ वो होता है ओम, तो इसकी क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, जिसको साइमन भी बोलते हैं, जिसको साइमन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द टेस्ला। जो टेस्ला है वो यूनिट है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, फ्लक्स की, फ्लो स्ट्रेंथ की, मोमेंट की। तो मैग्नेटिक फील्ड की, फ्लक्स की होती है हमारे पास वेबर, फ्लक्स की क्या होती है, वेबर। नेक्स्ट है हमारे पास द लाइंस ऑफ फोर्सेस अराउंड एन इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट। एक लॉन्ग कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है वो कैसी आती है, परपेंडिकुलर, इंक्लाइन टू द कंडक्टर, पैरेलल टू द कंडक्टर, कंसेंट्रिक। तो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में आती है ऐसे। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि जो मैन रन टूवर्ड्स अ मिरर, कि ये मिरर है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इमेज है, तो मैन इस तरफ आ रहा है 15, तो ये जितनी स्पीड से इस तरफ आ रहा होगा, जो भी मिरर में इमेज है वो उतनी ही स्पीड से पीछे जा रही, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, है ना, जितना दूर होगा उतनी दूर इमेज होगी, अगर वो क्लोज़ आ रहा होगा तो इमेज भी उतनी क्लोज़ आ रही होगी, जितना हम दूर होंगे मिरर से उतनी दूर इमेज होगी, तो वो उसकी तरफ आ रहा है, तो जितना ये उसकी तरफ आएगा उतना इमेज उसकी तरफ आएगी। अब ये कितनी स्पीड से आ रहा है, 15 मीटर पर स्पीड से आ रहा है, अब ये -15 से आएगा क्योंकि सेम स्पीड होगी बट डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैन जो है वो 15 की स्पीड से आ रहा है, तो जो इमेज है वो भी 15 की स्पीड से ही आ रही है, वो भी 15 की स्पीड से ही आ रही है, बट वो -15 है। अब इसको अगर हमें एवरेज निकालना हो तो एवरेज कैसे निकलेगी हमारी, तो एवरेज किसकी एवरेज या फिर रिलेटिव स्पीड निकालनी है इमेज की, क्योंकि तो इमेज की अगर हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी ना, वो 30 होगी, इमेज की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो 30 मीटर पर सेकेंड होगी। क्यों, क्योंकि वो उसके रिस्पेक्ट में -15 है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए इसका आंसर बनेगा 30 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, आप याद कैसे रखोगे कि जो भी मैन की स्पीड होगी उसका डबल कर दो, वो इमेज की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी टुवर्ड्स द मैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, द साइज ऑफ द इमेज इज।
ओके, तो हमें क्या बताया गया है, हमें इमेज बताई गई है, ऑब्जेक्ट की हाइट बताई गई है, मिरर कौन, कनकेव, ऐसा मिरर है वो, उसमें जो वो दे रखा है यू कितना दे रखा है, 2 मीटर, -2, यू हमेशा माइनस होगा, ये कैसे होते हैं आप थ्योरी लेक्चर से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर एफ दे रखा है, आर दे रखा है हमें कितना, 40। एक और चीज़ है यहाँ पे देखो, ये सारे सेंटीमीटर, यूनिट भी नहीं सेम दे रखी है, ये देखो, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, आंसर सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.02 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका, नहीं तो ये, या तो ये सेंटीमीटर ही होगा, हाँ सेंटीमीटर से एक बार आंसर निकाल के देखती हूँ, बाकी फिर बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो आर हमें दे रखा है कितना, 40 सेंटीमीटर, आर हमें दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ होगी इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगी इसका रेसिप्रोकली, सॉरी हाफ, 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मीटर को कन्वर्ट करते हैं तो 200 होगा, ये 200 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लगेगा मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/एफ इज इक्वल टू में 1/u प्लस में 1/v, एफ कितना है, 1/ में हमारे पास आया था 20, माइनस का होगा इज इक्वल टू में माइनस का 1/ में 200 हो जाएगा। इसको मैं अगर इस तरफ ले आऊँ तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, इसको अगर मैं इस तरफ ले आऊँ तो ये प्लस का हो जाएगा, और इधर 1/ में भी ऐसे ही रहेगा। दोनों का एल्सियम लूँगी, एल्सियम आएगा 200, एल्सियम आ जाएगा 200, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1, दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस का 10/ में 200, तो यहाँ से अगर मैं v निकालूँ, v क्या बचेगा, v आएगा माइनस का 200/ में 9, तो ये हमारा v आया। अभी हमें निकालनी है मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन होती है -v/ में u, तो पहली बात है माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारा जो मैग्नीफिकेशन है वो निकालनी है हमें, v हमारा 200/ में 9 आया, और u कितना दे रखा है, 200 ही है, तो उसको 200 ही रहने देते हैं, इसे ये कैंसिल, तो मैग्नीफिकेशन आ चुकी है हमारी 1/ में 9, मैग्नीफिकेशन आ गई 1/ में 9। तो एक और फार्मूला होता है इसका, h2/ में h1, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 1/ में 9 एज इट इज़। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं दे रखी है, उसको एज इट इज़ रहने दो, हमें दे रखा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 कितनी, 5 दे रखी है। अब हमें निकालनी है h2, तो h2 आ जाएगी 5/ में 9 आ जाएगा, तो 5/9 को जब हम सॉल्व करेंगे 0.55 आएगा, तो है यहाँ पे 0.55, दिस 0.55 सेंटीमीटर। तो ये देखो कितना लेंथी सा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर फार्मूला भी था, तो ये मैंने डिटेल में चीज़ें करवाई हुई है, तो आप विजिट करके एक बार ज़रूर देखिएगा चैनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमिनन ऑफ अ मिराज इज ऑब्जर्व्ड इन डिजर्ट ड्यू टू, जो मिराज होता है वो किसकी वजह से होता है, ये भी हमने बहुत बार क्वेश्चन करा है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ प्रिज्म स्प्लिट्स अ बीम ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 डिस्टिंक्ट कलर, दिस इज सो बिकॉज, कि जो प्रिज्म है, प्रिज्म होता है वाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर में डिसोशिएट कर देता है, 7 डिफरेंट कलर में डिसोशिएट कर देता है, वो किसकी वजह से, फेज ऑफ डिफरेंट कलर इज़ डिफरेंट, एम्पलीट्यूड ऑफ डिफरेंट कलर इज़ डिफरेंट, एनर्जी ऑफ डिफरेंट कलर इज़ डिफरेंट, वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट कलर इज़ डिफरेंट। देखो वेवलेंथ तो हमारे पास डिफरेंट होती है कलर की, तो वेवलेंथ की बात नहीं की गई है यहाँ पे, वेवलेंथ की बात नहीं की गई है, तो अगर तो यहाँ पे वेवलेंथ होता तब तो हम इसका आंसर वेवलेंथ करते, बट यहाँ पे एंगल, क्योंकि जो अलग अलग कलर्स है वो अलग अलग एंगल्स पे डेविएट करते हैं, तो एंगल की जगह फेस रखा है, फेस ऑफ डिफरेंट कलर इज़ डिफरेंट, तो ये इसका आंसर होगा। फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आइज इज़ अप्रॉक्सीमेटली इज़, कि जो नॉर्मल आई होती है उसकी अगर हम फोकल लेंथ बात करें, ठीक है, क्या किसकी बात बोली गई है इसमें, फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई, ठीक है, क्या पूछा है, फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल, एक मिनट, हाँ ये रहा, फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस इज़ अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम बात करें कितनी होती है हमारे पास, तो वो होती है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, देखो अदरवाइज़ हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे आई का फार पॉइंट क्या है, हमारी आई का नियर पॉइंट क्या है, ये आपने कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं देखा होगा फोकल लेंथ का, तो हमारी 2 सेंटीमीटर होती है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यू ऑब्टेन अ वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज, वर्चुअल और छोटी चाहिए में, तो वर्चुअल है, तो वर्चुअल जो इमेज है या तो वो
कन्वेक्स मिरर बनाता है, कन्वेक्स मिरर बनाता है क्योंकि डिमिनिश्ड भी है, या कनकेव लेंस बनाता है। तो कनकेव लेंस भी है यहाँ पे, कनकेव मिरर भी है यहाँ पे, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस नहीं है, कनकेव मिरर नहीं है, मिरर कन्वेक्स है, लेंस कनकेव है, तो कनकेव लेंस इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन, द सन राइज और सन सेट, द सन लुक्स रेडिश बिकॉज ऑफ, तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। यहाँ पे मैंने ये मतलब ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार डिस्कस करा हुआ है। तो ये जो चैप्टर था ना, मतलब ये जो फिज़िक्स का यहाँ पे ख़त्म होता है आपका, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या फोकस करा है, इसमें मैंने फोकस करा है कि जैसे लॉज ऑफ मोशन वर्क डन वाला चैप्टर था आपका, और ये जो ऑप्टिक्स है, इसमें से अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हैं आपके पास डेज बचे हुए हैं, तो अलग अलग क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊँगी, उनको अच्छे से देखना है आपने। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने केमिस्ट्री सेक्शन पे। तो केमिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है, थर्माइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ है। तो थर्माइट, ये हमने बहुत बार रिएक्शन डिस्कस करी है और मैंने बोला भी हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास। तो ये रेलवे ट्रैकिंग में यूज़ होती है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास फेरिक ऑक्साइड होता है, उसको ट्रीट किया जाता है एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, किसके साथ ट्रीट किया जाता है, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, ऑप्शन नंबर बी। और एक ऐसी रिएक्शन होती है, एक तरह से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, कैटेनेशन इज़ अ, तो कैटेनेशन क्या है हमारे पास, किसकी, C4 कैटेनेशन, और C4 कैटेनेशन कार्बन किसकी होती है, मैक्सिमम कार्बन की। होती क्या है ये कैटेनेशन, ये सेल्फ लिंकिंग होती है, फॉर्मेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ सिमिलर एटम्स। ठीक है, सिमिलर एटम, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी। ड्राई आइस इज़, तो ड्राई आइस किसको बोला जाता है, सॉलिड NH3 को, ड्राई CO2 को, सॉलिड SO2 को, सॉलिड CO2 को, तो सॉलिड CO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है NH3 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, तो NH3 क्या है आपका, अमोनिया। तो इसको हम किस प्रोसेस के साथ बना सकते हैं, तो इसको हम बनाते हैं हेबर प्रोसेस से। ठीक है, जो डाउस प्रोसेस है ये हमारा फिनोल बनाने के लिए यूज़ होता है, ये हमारा फिनोल बनाने के लिए यूज़ होता है। और जो ओस्टवोल्ड प्रोसेस है ये हमारा ओस्टवोल्ड प्रोसेस है, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल इज़, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो है कोल की वो कौन सी है, वो हमारे पास एंथ्रासाइट। कौन सी है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म, एंथ्रासाइट। और अगर कोई पूछे रोड में जैसे रोड में होता है ना, रोड की जो सर्फेसिंग होती है उसको करने के लिए कोल की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, तो कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, बिटुमिनस। ठीक है, कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, बिटुमिनस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कि किसने इसको इंट्रोड्यूस करा था, तो करा तो इंट्रोड्यूस चार्ल्स गुडियर ने था। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिया, बट मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया, यहाँ पे वल्कनाइजेशन वर्ड यूज़ हुआ है। तो वल्कनाइजेशन क्या होता है हमारे पास, तो वल्कनाइजेशन का मतलब होता है कि जो रबड़ की वल्कनाइजेशन होती है, जो नेचुरल जो रबड़ होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, जो नेचुरल रबड़ होती है वो हमारे पास काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो उसको हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि वो टायर्स में और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, तो उसको हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए सल्फ़र के साथ मिक्स करते हैं, सल्फ़र के साथ मिक्स करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ में किसके साथ रबड़ को मिक्स किया जाता है, कौन से एलिमेंट के साथ, किस एलिमेंट के साथ मिक्स किया जाता है, तो हमारे पास वो है सल्फ़र, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। ठीक है, पॉलीमर का है आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर पॉलीमर का ही है, द टेफ्लॉन, टेफ्लॉन इज़ अ पॉलीमर ऑफ, टेफ्लॉन है तो ये फ्लोरीन का है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का हमारे पास क्या है, पॉलीमर है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये मतलब कि जो यूटेंसिल्स होते हैं उसकी क्या बोलते हैं उसको, जैसे नॉन स्टिकी पैन होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है हमारे पास ये। ठीक है, कोटिंग के लिए। पॉलीमर विच इज़ यूज्ड एज अ पैकेजिंग मटेरियल इज़ पॉलीथीन, PVC, पॉलीप्रोपाइलिन, तो पॉलीथीन। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए रेयर अर्थ मेटल, सबसे पहला एलिमेंट जो है रेयर अर्थ मेटल का वो कौन सा है, रेयर अर्थ मेटल F ब्लॉक एलिमेंट्स को, सीरियम, एक्टिनम, यूरेनियम एंड लेंथिनम। तो इसका जो राइट आंसर पड़ता है हमारे पास, तो इसका हम राइट आंसर करेंगे जस्ट लेंथिनम हमारा लेंथिनोइड में आता है हमारे पास। ठीक है, लेंथिनोइड जो है वो हमारे पास लेंथिनोइड में आता तो है, किस में आता है, लेंथिनोइड में।
इसका मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द अल्कली मेटल इज स्मॉलेस्ट इन साइज। इसमें से कौन सी अल्कली मेटल जो है वो सबसे छोटी होती है साइज़ में, ठीक है, सबसे छोटी होती है साइज़ में। कौन कौन सी है? रुबीडियम, पोटाशियम, सोडियम, लिथियम। तो ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, हाँ एक ही ग्रुप के एलिमेंट है ये। तो डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ करता है, तो रुबीडियम जो है वो सबसे ज़्यादा उसका नहीं, नो 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 नो, उसने स्मॉलेस्ट पूछा है, तो स्मॉलेस्ट हमारा लिथियम है। ये कल मैंने केमिस्ट्री की रिवीजन क्लास डाली थी, वहाँ पे ये सारी चीज़ें दोबारा से आपके साथ डिस्कस करी थी, तो वो भी देख सकते हो, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चार्ज ऑन द एटम कंटेनिंग 17 प्रोटॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स। देखो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही चार्ज आता है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, एक ज़्यादा है विच मीन्स उसने गेन करा हुआ है इलेक्ट्रॉन। अगर गेन करा हुआ नेगेटिव चार्ज आएगा, कितना नेगेटिव आएगा? एक नेगेटिव आएगा, तो 1 नेगेटिव। तो ये भी कल मैंने बहुत अच्छे से आपको चार्ज के बारे में भी बताया था, तो आई होप आपने ये देखा होगा। तो -1 क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द सेट ऑफ क्वांटम नंबर नॉट एप्लीकेबल इन एन एटम्स। इसमें कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे से कल रिवीजन वीडियो में करवाया था, ठीक है, क्वांटम नंबर के बारे में। तो यहाँ पे देखो n = 1, n = 1, तो यही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n और l की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, हमेशा लेस देन होती है। तो फर्स्ट वन वाला ही इक्वल मतलब पॉसिबल नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन फॉर अ सॉल्यूशन एट 298 केल्विन द सम ऑफ pH एंड pOH विल बी इक्वल टू 14। तो वो 14 ही रहता है हमारे पास, ठीक है, 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लुईस एसिड। तो जब मैंने एसिड बेस करवाया था वहाँ पे आपको लुईस एसिड और बेस के बारे में एग्जाम्पल्स बोले थे। लुईस एसिड के लिए मैंने स्पेशली एग्जाम्पल बोले हैं जो भी बोरोन के, एल्यूमिनियम के, आयरन के और एक जिंक के क्लोराइड होते हैं हमारे पास, वो लुईस एसिड्स होते हैं। तो बोरोन का भी है, एल्यूमिनियम का भी है, आयरन का भी है। ये pH3 ये हमारा लुईस एसिड नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे? राइट आंसर। नेक्स्ट है pH ऑफ ए सोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज। जो pH होता है सोल्यूशन का उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो उसको डिफाइन करते हैं माइनस लॉगरिथमिक ऑफ H पॉजिटिव, माइनस लॉगरिथमिक ऑफ H पॉजिटिव तो नहीं है हमारे पास। तो माइनस लॉगरिथमिक ऑफ H पॉजिटिव को हम 1/log H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, 1/log H पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड द बेबी फीडिंग बॉटल्स आर जनरली मेड अप ऑफ। किसकी बनी होती है? पॉलीएस्टर की, पॉलीयूरीथीन की, पॉलीयूरिया की, ठीक है। कि जो ये बोटल्स है हमारे पास ये किसकी बनी होती हैं, ठीक है, किसकी बनी होती है हमारे पास? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ लार्जेस्ट pH। कि किसकी pH जो है वो ज़्यादा होगी। देखो ये HCl है, ये एसिड है, ये HCl है, ये एसिड है, ये NaOH बेस है, ये NaOH बेस है। पहली बात तो जो हमारे बेस हैं उनकी जो है HCl है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि pH की वैल्यू 1 to 14 चलती है। तो यहाँ पे 7, 1 to 7 एसिड होता है हमारे पास, 7 to 14 बेस होता है। तो बेस की pH वैल्यू ज़्यादा होगी, तो या तो ये होगा या फिर हमारे पास ये होगा। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है हमें? 0.1, जैसे 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, 0.1 मोलर। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो लॉग माइनस लगा देंगे, माइनस इसको 10⁻⁻1 लिख सकती हूँ, तो -1 आगे आ जाएगा, log 10 हो जाएगा ये हमारे पास, log 10। तो log 10 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो ये 1 इसका pH नहीं आएगा, क्योंकि बेस का हम कैसे फाइंड करते हैं? 14 में से जो भी आया उसको माइनस कर दो, तो इसका 13 आएगा। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 जो दूसरा है 10⁻⁻2 होगा ना, क्योंकि 2 के बाद है, तो -2 आगे आ जाएगा और log का 10 हो जाएगा, -2 पहले ही है, +2, तो 2 इसका ज़्यादा होगा, जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। NaOH। गैलेना इज़ एन ओर ऑफ। गैलेना किसका और होता है? तो ये हमारे पास लेड का, ठीक है, गैलेना लेड का और होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन, जर्मेनियम एंड लेड आर रिस्पेक्टिवली। देखो कार्बन हमारा नॉन मेटल होता है, हमें पता है, तो नॉन मेटल यहाँ पे है, नॉन मेटल यहाँ पे है। उसके बाद जर्मेनियम के बारे में लिखा है, तो जर्मेनियम मेटलॉइड्स होता है और लेड हमारी मेटल होती है। तो नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड मेटल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए हमें पैटर्न याद करना पड़ता है, विब ग्योर, जो हमारे
रेनबो का, तो रेड इस तरफ को वेवलेंथ इंक्रीज़ करती है, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है हमारे पास, रेड कलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेचुरल गैस इज़, तो नेचुरल गैस कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ नॉट अ नेचुरल, ऑक्सीजन नेचुरल है बट ये मीथेन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनको हम बोलेंगे नेचुरल गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स हैव हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, किस फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होगी, तो वो होती है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की होती है 1,50,000, 1,50,000 क्या होती है इसकी, हम बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि आपके पास 1 किलोग्राम कोई अगर हम बोलें फ्यूल है, उसको क्या करने के लिए, उसको हीटअप, मतलब 1 किलोग्राम फ्यूल को हीटअप करने के लिए कितनी हमें हीट की वैल्यू चाहिए, वो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास द केमिकल फार्मूला ऑफ अ डेड बर्न प्लास्टर। डेड बर्न प्लास्टर का होता तो कैल्शियम सल्फेट ही है, हाफ हाइड्रेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये नहीं होगा, 2H2 होगा, जिप्सम ये होगा, एनहाइड्रस CaSO4, कैल्शियम कार्बोनेट ये होता है हमारे पास मार्बल का या लाइमस्टोन का। ठीक है, नेक्स्ट है जिंक प्लस में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन, ये किसका एग्जांपल है, सल्फ्यूरिक एसिड, SO4 ग्रुप पहले यहाँ पे था, अब जिंक के साथ लग गया तो डिस्प्लेस हो गया, इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो टॉपिक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O2 इज़, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास O2 की वो कितनी होती है। ठीक है, क्या पूछा गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O2, तो O2 क्या है, O2 नेचुरल स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो नेचुरल स्टेट में जो भी प्रेजेंट होते हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ जाती है हमारे पास 0। ठीक है, वो क्या आ जाती है हमारे पास 0। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज क्या है हमारे पास, अलॉय, किसका, कॉपर और टिन का। ठीक है, ब्रॉन्ज जो है वो अलॉय है कॉपर और टिन का, कॉपर और टिन का, तो परसेंटेज बनानी है, 90% कॉपर होता है और 10% टिन होता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो ये हेलोजन एसिड है, HCl, HF, HI, HBr, तो HI, क्योंकि HI जो H और I के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है, H पॉजिटिव इजीली डोनेट हो जाता है, तो जो भी इजीली H पॉजिटिव डोनेट करता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिजोल्व गोल्ड, गोल्ड को डिजोल्व करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है, एक्वारेजिया, कौन सा सोल्यूशन है वो, एक्वारेजिया। तो इसका जो क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक है, HNO3। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है हु डिस्कवर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का नहीं है तो मैं ये नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे केमिस्ट्री सेक्शन का, तो केमिस्ट्री सेक्शन का तो क्या है यहाँ पे, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज एज अ डाई आइजिंग एजेंट, इंपॉर्टेंट है। डाई आइजिंग एजेंट का मतलब है आइस को मेल्ट करने के लिए कौन सा एजेंट यूज़ किया जाता है, तो वो है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड। तो ये थे आपके पास केमिस्ट्री सेक्शन के। तो केमिस्ट्री को अगर आप अच्छे से करोगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन क्या है आपके, टाइम सेविंग सेक्शन है आपका, बहुत जल्दी इजीली जो है क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट हो जाते हैं आपके पास। अब आते हैं मैथ्स पे, तो मैथ्स पे लगेगा थोड़ा सा टाइम क्योंकि ये सॉल्विंग मेथड है और मैंने बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन लिए, न्यू टाइप के, और थोड़ा सा हाई लेवल कराया आपका मैथ्स के सेशन का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, 20% ऑफ 120, X% ऑफ 400, 60% ऑफ 550 किसके इक्वल होगा ये। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, 20%, तो 20% को क्या लिखेंगे, 20/100 और उसको 120 से, यानी कि 20 मल्टीप्लाई में 120/100 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, प्लस में x, ओहो 20 मल्टीप्लाई में 120/100 आ जाएगा, 2 0 से सिंपल 2 0 कैंसिल, 24 आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई में 4, 2 0 4 उसके कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 60/100, तो 60/100 देखो ये जब 100 लगाएंगे ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाई में 55 बचेगा, ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई में, तो ये x 4x हो गया, 6 मल्टीप्लाई में 55 कितना होगा, 5 6 30, 5 6
30 और 30 33 हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे 24, तो 24 को माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास 306 बच जाएगा, ये 306, तो 306 हमारे पास 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4 7 ज़ा 2 बचेगा 26 आ जाएगा, तो फिर ये चला जाएगा 6 पे, फिर उसके बाद 2 बच जाएगा, उसके बाद 25 पे, 76.5। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर को दो तरीके, या तो प्लस करते जाओ या फिर एपी वाला। नेचुरल नंबर कौन से, 1 2 3 अप टू 45। ठीक है, अप टू 45, तो इसका फॉर्मूला होता है सम का क्या, n अपॉन में 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 45 अपॉन में 2, प्लस में यहाँ पे a फर्स्ट टर्म क्या है +1, नंबर ऑफ टर्म 45 n माइनस 1, यानी कि 44 इंटू में d, गड़बड़ होगी ना, यहाँ पे 2 आएगा, 2a, ये होता है फॉर्मूला ना Sn का, मैं लिख देती हूँ, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 45, उसमें से 1 कर दिया 44, फर्स्ट टर्म 1 है, यहाँ पे 2 आना था 46, तो यहाँ 46 आ जाना था, ये 2 से कैंसिल हो गया 23 आ जाएगा, तो 45 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 1 3 4 ज़ा 12 13, और ये 90 हो जाएगा, तो 035 1035, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, HCF सिंपल टर्म्स के तो हमने बहुत करे हैं, इसके करने हैं हमें। HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर हमने निकालना है, तो देखो पहले तो 15 और 16 है, क्या 15 और 16 में कुछ भी कॉमन होता है, नहीं, तो कांस्टेंट टर्म तो कोई कॉमन नहीं आएगी, तो यहाँ से कुछ भी नहीं, नन ही होगा इसका आंसर। बाकी अगर इसका निकालना है वो क्या होगा, देखो x 7 है, यहाँ पे x है, तो दोनों में x कॉमन है, यहाँ y 3 है, यहाँ y 9 है, तो दोनों में y 3 कॉमन है, तो x y 3 क्या होगा इसका HCF। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क डन वाला, ये क्वेश्चन ऐसा आता है पेपर में, A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days एंड B इन 20 days विद द हेल्प ऑफ a C देन फिनिश द वर्क इन 5 days। ठीक है, तो जो A है वो किसी काम को 15 दिन में करता है, B है वो 20 दिन में करता है, अगर तीनों एक साथ करते हैं तो हमारे पास काम 5 दिन में ख़त्म हो जाता है, तो हमें निकालनी पड़ेगी इनकी एफिशिएंसी कैसे निकलती है, इनका रेसिप्रोकल करके, तो A की आ जाएगी 1/15, B की आ जाएगी 1/20, C की तो हमें निकालनी है 1/C, और टोटल आ जाएगा 1/5, तो ये बचेगा क्या, यहाँ पे 1/C, इस तरफ आ जाएगा 1/5, 1/15 माइनस में 1/20, तो एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, तो 12 माइनस 7 कितना बचेगा 5, 5/60 करेंगे, 60 करके कितना आ जाएगा 12, तो ये एफिशिएंसी आई 1/12, तो ये नंबर ऑफ़ डेज़ कितने आए 12, तो सी जो है इस काम को 12 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होगा। देखो नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है ये भी ऐसा है कि 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स, तो इसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, एफिशिएंसी आएगी 1/10 प्लस में 1/15 प्लस 1/15 इज़ इक्वल टू, जब दोनों को इकट्ठा करा जाता है तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आएगा 6 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है एज वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये एज वाला क्वेश्चन। द एज ऑफ ए मैन इज़ 4 टाइम इज सन। ठीक है, सन की एज हमने x मान ली, तो मैन की एज क्या होगी, उससे 4 टाइम है 4x, 5 ईयर अगो 5 साल पहले सन की एज क्या हो जाएगी x माइनस 5, ऐसे हुआ सन x हो गया, मैन की 4x होगी, 5 ईयर अगो आ जाएगी इसकी x माइनस 5 और इसकी 4x माइनस 5, 5 ईयर अगो 9 टाइम एज ओल्ड एज इज सन, कि जो मैन की एज है 5 ईयर अगो वो अपने उससे किससे सन से 9 टाइम हो जाएगी, 9x माइनस में 5, तो ये 4x माइनस ये 9x माइनस में 45, 9x को इस तरफ ले आते हैं, देखो ये होगा 4x, ऐसे बनी होगी इक्वेशन, 4x माइनस में 5 और 9x माइनस में 45, ऐसे 9x को इस तरफ ले आओ, 4x माइनस में 9x हो जाएगा, माइनस का 45 प्लस का 5 हो जाएगा, 40 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 5x आ गया, नीचे माइनस का 40 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 से 8, क्या पूछा हुआ है द एज ऑफ मैन, तो अगर सन की एज x 8 आया तो मैन की एज क्या आ जाएगी 8 × 4 32, बी 32 ईयर्स।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इन एन इक्वेशन x + 2 इज इक्वल टू दिस, x की वैल्यू 1 है, y क्या होगा, पुट कर दो यहाँ पे 1, तो ये 1 आ जाएगा। 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 3/3 कितना आएगा 1, 4y, तो y क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई का उस तरफ जाके डिवाइड, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल ही ईजी सा क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपके न्यू टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इफ़ ए एंड बी आर, इस सेट का क्वेश्चन है, 12th क्लास का क्वेश्चन है, 11th क्लास का सॉरी, ठीक है, तो हाई लेवल का है। इफ़ ए एंड बी आर डिस्जॉइंट सेट द एन ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये डिस्जॉइंट सेट है, तो अगर दोनों का यूनियन निकालना, मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगी, बस आपने क्वेश्चंस को देखना है। अगर इनके इस पेपर में आते हैं तो इनके आंसर आपको पता होना चाहिए। तो एन ए प्लस में एन ए बी, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, अगर हमें सबसेट निकालने है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2n, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको याद रखना है, सबसेट निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन x² इज इक्वल टू 11 हैज़ रूट, तो ये तो सिंपल है, x² है, यहाँ पे 11 दे रखा है, रूट निकालेंगे, दोनों पे रूट निकाल देंगे तो x आ जाएगा +-√11, तो रियल है रूट और डिस्टिंक्ट अलग है, क्योंकि एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा। नेक्स्ट है, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 14 सेंटीमीटर। ओके, लेट्स से कि ये कोई स्क्वायर है, ठीक है, ये कोई स्क्वायर है, इसकी साइड 14 दे रखी है, इसके अंदर ड्रॉन इनसाइड, तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसके अंदर, तो ये रहेगा लार्जेस्ट ऐसे, तो ये इसका डायमीटर होगा, तो इसकी रेडियस क्या होगी 7 ही होगी इसकी रेडियस, उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया क्या होगा 22/7 r², 7 से 7 कैंसिल, 154 होगा इसका आंसर। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो 2x² माइनस में 7x प्लस में 5, इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हमेशा 2 ही होते हैं, तो 2 ही रूट्स होंगे हमारे पास, ठीक है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब ये देखो, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, बट बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी वे में हो जाएगा। हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर इंडिपेंडेंस, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको कोई एक लेटर दिया गया, उससे नंबर ऑफ लेटर्स आप कितने बना सकते हो, पहले काउंट करो इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने आ रहे हैं, 12 लिख दिया हमने नीचे। अब देखो जो जो रिपीट हो रहे हैं, ई हमारे पास 4 टाइम रिपीट्स हो रही है, ओके, उसके बाद एन हमारे पास 3 टाइम रिपीट्स हो रहा है, उसके बाद डी हमारे पास 2 टाइम रिपीट्स हो रहा है, ये लिख दिया हमने। सबके साथ लगाना है फैक्टोरियल, सबके साथ क्या लगाना है फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल आपने अपनी +1 की क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, फैक्टोरियल जो है वो आपने पढ़ा होगा। तो फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स से आपके पास 4 फैक्टोरियल, इसको कैसे सॉल्व करोगे, 4 × 3 × 2 × 1, कि जब तक 1 नहीं आ जाता है रिवर्स काउंटिंग चलानी है आपने, ठीक है। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो 12 फैक्टोरियल था, तो 12 में नीचे हमारे पास 4 फैक्टोरियल है, ठीक है। 3 फैक्टोरियल को मैं 3 to 1 ही लिख रही हूँ, 1 लिखो नहीं कोई फ़ायदा नहीं है, 2 को मैं 2 ही लिख रही हूँ, 2 फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। तो जो मैक्सिमम जो हमारा फैक्टोरियल है 4 तक हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, 11 10 9 8 7, बाकी मैं इधर लिख रही हूँ, ठीक है, 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल, इसको नहीं सॉल्व करूँगी क्योंकि 4 से 4 कैंसिल, और 3 और 2 से 6 कैंसिल, 2 1s और हमारे पास ये आ जाएगा 4। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स हमने कैसे फाइंड आउट करे, पहले आपके टोटल जो लेटर है वो लिखोगे, उसका फैक्टोरियल, नीचे जो भी रिपीट हो रहे हैं उनके फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, फिर उसको सॉल्व करना है, तो टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें निकालनी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये भी कुछ हायर लेवल का है, बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जब भी आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निकालनी हो तो देखो हम कैसे निकालते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये 10 है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे निकलती है, n/2 प्लस में 1th टर्म, n/2 प्लस में ये वाली टर्म होती है, तो n/2 क्या हो जाएगा 5, 5 प्लस में 1, 6th टर्म इसकी मिडिल टर्म होगी, तो 6th टर्म इसकी मिडिल टर्म होगी, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे T6 ना, इसको ब्रेक करके लिखना है, T5 प्लस में 1, ये हमारा R होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है NCR A⁻R B⁻n-R। अभी AB क्या है, AB जो ये वैल्यू दे रखी है, अब N कितना है 10, C एज इट इज़, R ये है, नोट 6, R हमारा 5 होगा, तो 10C5, तो इसी टर्म के बारे में पूछ रहा है वो, पहले ये टर्म कितनी आएगी, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 10C5, ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर।
अब ये क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा लेंथी सा क्वेश्चन है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 4 प्लस में 3 आयोटा का। तो इसके स्क्वायर रूट का किसी का भी, देखो इसका मैं फॉर्मूला बता रही हूँ आपको, इनकेस अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, a प्लस में b आयोटा, इसका स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लिखना है। तो इसके स्क्वायर रूट का फॉर्मूला होता है, देखो रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में a अपॉन में 2, एक ये फैक्टर होगा इसका, प्लस में आयोटा लगा के रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a अपॉन में 2, a अपॉन में 2। तो सेम ही फैक्टर होगा, बस बीच में क्या आ जाएगा, इसका माइनस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फैक्टर क्या चलेगा हमारे पास, सेम ही चलेगा, बस चेंज क्या हो जाएगा कि बीच में जो है वो माइनस आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू रख के, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसको देखो, tan थीटा दे रखा है और आपको tan फाई दे रखा है, ठीक है। tan थीटा दे रखा है और tan फाई दे रखा है, तो वो बोल रहा है कि थीटा प्लस में फाई फाइंड करो। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, tan थीटा प्लस में फाई, जो इक्वल होता है हमारे पास tan थीटा प्लस में tan फाई अपॉन प्लस में 1 माइनस tan थीटा tan फाई। तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं। tan थीटा कितना दे रखा है, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 3, 1 माइनस में दोनों का मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसका भी एलसीएम 6 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 अपॉन में 6 और नीचे भी 5 अपॉन में 6, तो दोनों सेम, कैंसिल करके 1। तो विच मीन्स tan थीटा प्लस में 5 किसके इक्वल आ गया, 1। तो ये 1 किसके इक्वल होता है, tan 45, यानी कि पाई बाय 4। tan से tan कैंसिल, तो दोनों का सम क्या आ गया, पाई बाय 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड ऑफ। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, तो √3 अपॉन में 4a स्क्वायर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ए कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द 2 सर्कल विद टच ईच अदर एक्सटर्नली एट अ पॉइंट। तो ये ऐसे कि 2 सर्कल हैं, ऐसे टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, यहाँ से हमें कॉमन कोड्स बनानी है, कितनी बना सकते हैं दोनों को टच कर, एक तो ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, एक ये बीच में से भी हो सकती है, तो मैक्सिमम 3 तरह की। तो ऑप्शन नंबर डी। अ कॉनिक विद एसेंट्रिसिटी ई इज़ ग्रेटर देन 1। देखो एसेंट्रिसिटी जो है इसका, ये भी एक तरह से आप एक नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, 0 इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1, और अगर 0 और ई के बीच में हो, तो अगर इक्वल टू 0 है तो हमारा सर्कल है, तो 0 सर्कल की तरह होता है सर्कल। इक्वल टू 1 है हमारे पास तो पैराबोला होता है, तो पैराबोला। ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला होता है, और 0 और 1 के बीच में है तो हमारा एलिप्स होता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा आप क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स। तो ये सिंपल सी थी, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, हमें इंटीग्रेशन बतानी है कोट एक्स की। तो कोट एक्स, अगर कोट एक्स का फॉर्मूला हो ना, तो वो होगा हमारे पास कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। तो ये इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि अगर जो नीचे टर्म है उसका डिफ्रेंसीशन ऊपर हो, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाती है, log ऑफ जिसका डिफ्रेंसीशन होता है log साइन एक्स, तो log साइन एक्स, ठीक है, log साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹270.50 एंड सेल इट फॉर ₹28.6। उसका परसेंटेज निकालना है, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 1.1 का, दोनों को माइनस कर दो, नीचे कितना आ जाएगा 27.5 मल्टीप्लाई में 100, पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा, ये 11 पे, ये 25 पे, 25 4% क्या आ जाएगा, इसको प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द रेशो बिटवीन द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी भी साइड ए है, तो दोनों के एरियाज लिख देते हैं। स्क्वायर का एरिया क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइड बाय, इसका क्या होता है √3 अपॉन में 4a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 4 ऊपर, 4√3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो इसको मैंने कैसे बोला हुआ है, कैसे सॉल्व करना है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो बाय पॉइंट में कन्वर्ट करके, तो ये कैंसिल हो जाएगा। वैसे 1 अपॉन में 3 आ जाएगा, नेक्स्ट हमारा 1 अपॉन में 7 आ जाएगा, नेक्स्ट हमारा 1 अपॉन में 9 आ जाएगा, और उसके बाद ये 5 अपॉन में 7 है। तो 1 अपॉन में 3 ये कितना होगा, 0 पॉइंट में
अगर मैं देखूँ ये हो जाएगा हमारे पास 0.3 होगा, ये 0 पॉइंट में, जस्ट अ सेकेंड, 0 पॉइंट में 3, 1.7 कितना हो जाएगा 0 पॉइंट में 1, 1.9 भी 0 पॉइंट में 1, उसने लार्जेस्ट पूछी है तो 7 ये होगी सबसे बड़ी, 0 पॉइंट में 50 है ना, ये 7, 0 पॉइंट में 7, तो ये 5/7 क्या है लार्जेस्ट। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पी ऑफ एक्स डिवाइड बाय दिस देन द रिमाइंडर इज़ इक्वल टू। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसको इससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x-1, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी, x-1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 होगी, इसमें पुट कर दो, तो 1 की 4 टाइम्स करेंगे 1 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, +3 कैंसिल 1, तो रिमाइंडर कितना बचता है 1, ऐसे करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1 इज़ एडेड टू द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो ये भी मैंने बहुत डिटेल में आपको करवाया हुआ है। तो डिनोमिनेटर हमने क्या मान लिया अपना, x एंड y। अब वो बोल रहा है इफ़ 1 इज़ एडेड टू डिनोमिनेटर, इसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन बन गई 1/2। यहाँ से हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनेगी 2x क्रॉस मल्टीप्लाई करके y प्लस में 1, एंड इफ़ 1 इज़ एडेड टू न्यूमिरेटर द फ्रैक्शन बिकम 1। अगर हम न्यूमिरेटर में ऐड कर देते हैं, यानी कि x प्लस 1/y कर देंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास। इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस 1 इज इक्वल टू में y। तो देखो दो इक्वेशन कौन कौन सी बनी, एक तो ये आई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू में 1, और एक आई हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू में -1, ऐसे। अब इसको सॉल्व करना है, जो जो सेम है उनका साइन चेंज कर दो, क्योंकि ये डिफरेंट करने पड़ेंगे हमें, ये प्लस हो जाएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3x हो जाएगा, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 2/3, x 2/3 आ गया, तो y कितना आ जाएगा हमारे पास -1 -2/3 करके सॉल्व करेंगे, -5/3 हो, तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा 5/3, तो कोई ऑप्शन में नहीं आया हमारा, दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, यही हो सकता है। अब देखो ऐसे x/y, अगर हम डिनोमिनेटर में इसमें 1 ऐड करते हैं तो 1/2 यहाँ से आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई 2x, अच्छा यहाँ पे 2x था, -y इज इक्वल टू में 1 इक्वेशन। अब अगर न्यूमिरेटर में 1 ऐड कर देते हैं तो ये 1 बन जाती है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इन दोनों को माइनस करना है हमें, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं ये कैंसिल, y 2x माइनस x और इधर 2, x की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी, और एक इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस वाई इज़ इक्वल टू -1। तो यहाँ से अगर हम देखें x की वैल्यू आ गई 2, माइनस वाई इज़ इक्वल टू में -1, माइनस वाई इज़ इक्वल टू में -1, माइनस तो था यहाँ -2, -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3x 2/3। ऑप्शन बी क्या आ जाएगा राइट आंसर। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तो फर्स्ट प्राइम नंबर कौन से 2, 3, 5, 7, 11, इनकी एवरेज निकाल दो। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 में 11 ऐड कर देंगे 28/5 कर देंगे हम, 5 1 5 5 कितने बचेंगे 6, 35.6। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए बी रेशो 4/5, बी सी इज़ रेशो 6/7, तो ए सी क्या होगी हमारे पास। देखो a बाई बी दे रखा है हमें 4/5, यहाँ से b बाई सी दे रखा है हमें 6/7, हमें निकालना है। अब मैं इसको रेसिप्रोकल करूँ, अगर हमें क्या निकालना है, हमें a बाई सी निकालना है ना। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, अगर इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, ये कैसे होगा, क्योंकि ये नहीं b से b कैंसिल नहीं होगा, ये तो ऊपर नीचे है ना, ये नीचे ही आएगा। तो मैं ऐसा करती हूँ, a बाई बी कितना दे रखा था हमें
4 5, A बाय बी रखा है 4 5 और B बाय सी रखा है 6 7। इसको मैं रेसिप्रोकल कर देती हूँ, C बाय बी 7 6 हो जाएगा। ओहो, एक तो इसमें ना A बाय बी दे रखा है 4 5 4 5 और B बाय सी दे रखा है 6 7। मैंने क्या कर दिया इसको, C बाय बी इज़ इक्वल टू 7 6 हो जाएगा। अब कर दो दोनों को डिवाइड, B से B कैंसिल हो जाएगा, A बाय सी बचेगा 5 बाय 4 मल्टीप्लाई में 6 ऊपर 7 नीचे आ जाएगा। 6 4 द 25 और 35 है 25 35, हाँ 24 35। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अब देखो, इफ़ द इक्वेशंस दिस हैज़ इक्वल रूट्स देन m। देखो इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d की वैल्यू 0 होती है। d क्या होता है हमारे पास, b स्क्वायर माइनस में 4ac इज़ इक्वल टू में 0। तो b की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, देखो b है ये। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज़ b, तो ये भी कांस्टेंट टर्म ही होगी, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m ना, ये बोला उसने, दो वैल्यूज़ होंगी डिफरेंट, देख लेते हैं। b इज़ 2m, b इज़ 2m माइनस 15 और ये रहा b कितना हो गया यहाँ पे, b होगा हमारा माइनस का 2m, उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 1 ही है, माइनस में 15 तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर, प्लस में 60 आएगा शायद, हाँ इज़ इक्वल टू में 0। तो यहाँ से m स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ से तो m स्क्वायर कुछ और ही आ जाएगा, 15 बचेगा माइनस का 15। तो ये तो हमारे पास ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, ये हमारे पास ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। 4ac तो सी ये भी होगा ना, क्या बनेगा ये, एक मिनट मेरे को टाइम। देखो इक्वल रूट्स कब होते हैं हमारे पास, व्हेन बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज़ इक्वल टू 0। तो b क्या होता है हमारे पास, जो भी हमारी x टर्म होती है उसका कोफिशिएंट, तो उसका कोफिशिएंट है माइनस का 2m, इसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस में 4, a तो 1 नहीं है, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 8m भी होगी और 15 भी होगी, तो 8m माइनस में 15। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके बनेगा हमारे पास, इसको सॉल्व करके बनेगा 4m स्क्वायर माइनस 32m माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0, इज़ इक्वल टू 0 ही है। 4 कॉमन लेके क्या बचेगा, m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 15 इज़ इक्वल टू में 0। अब 15 के पेयर कौन कौन से बनेंगे, माइनस 5m माइनस में 3m, ना प्लस आएगा ना, तो 5 और 3m बन रहे हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्लस 5 और 3 5, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये थे आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ डिस्कस करें। सो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।